बिहार के औरंगाबाद जिले के बारवा नामक गांव में 28 वर्षीय प्रियांशु नाम का एक युवक रहता था। उसके परिवार में मां और एक बड़ा भाई था। बड़े भाई की शादी पहले ही हो चुकी थी और वह औरंगाबाद में रहकर नौकरी करता था। पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और तब से दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे परिवार को संभाल के रखा था। उनके पास 50 बीघा जमीन थी, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी प्रियांशु के कंधों पर थी। वह पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ इस काम को निभाता था। अब प्रियांशु का उम्र 28 साल हो चुकी थी और परिवार वालों ने उसके लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। कुछ समय पहले 10 मई 2025 को उसकी शादी गुंजा नाम की लड़की से करा दी जाती है। यह परिवार आर्थिक रूप से भी सक्षम था, किसी चीज की कमी नहीं थी। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के बाद देखते ही देखते 40 से 45 दिन बीत गए और तारीख आई 23 जून 2025 की। इस दिन प्रियांशु को किसी काम से वाराणसी जाना था। वह सुबह घर से निकला और वाराणसी पहुंच गया। योजना के अनुसार अगले दिन 24 जून 2025 की शाम तक उसे घर लौट आना था। शाम करीब 7 बजे जब वह रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसने अपनी मां और पत्नी को फोन करके सूचना दी। मां ने तुरंत ही पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों अनूप और सोनू को स्टेशन भेज दिया, क्योंकि गांव से स्टेशन की दूरी काफी थी और बीच में सुनसान रास्ता पड़ता था। दोनों लड़के अपनी पल्सर बाइक लेकर स्टेशन पहुंचे और प्रियांशु को साथ ले लिया। वापस लौटते समय बाइक प्रियांशु चला रहा था और पीछे अनूप व सोनू बैठे थे। जब वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो पीछे से अचानक एक बाइक आती है, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। उन्होंने आगे आकर बाइक रोकी और एड्रेस पूछने के बहाने बात शुरू कर दी। लेकिन तभी अचानक से उन्होंने तमंचे निकाल लिए और प्रियांशु पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रियांशु को 8 गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह नज़ारा इतना अचानक और भयावह था कि उसके साथ बैठे दोनों पड़ोसी सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने यह सब हो गया। शूटर घटना के बाद कुछ देर वहीं रुके। उन्होंने किसी को फोन किया और कहा कि काम हो गया है। इसके बाद वे वहां से निकल गए। अनूप और सोनू ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। प्रियांशु को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना जब परिवार वालों तक पहुंची तो वे टूट गए। अस्पताल में मां, पत्नी और बड़े भाई की हालत देखने लायक नहीं थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन सुबह तक यह मामला पूरे इलाके और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया और जांच शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस का शक उन्हीं 2 पड़ोसियों अनूप और सोनू पर गया, जो उस दिन प्रियांशु को स्टेशन से लेने गए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। शक की वजह यह थी कि जब इतने करीब से गोलियां चलाई गईं, तो उन्हें खरोंच तक क्यों नहीं आई। पूछताछ में दोनों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा पहली बार देखा था। वे अचानक हुए इस हमले से डर गए थे और समझ ही नहीं पाए कि क्या करें, इसलिए प्रियांशु को बचा नहीं पाए। पुलिस ने उनके बैकग्राउंड की जांच की, यह देखने के लिए कि कहीं प्रियांशु से उनकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसके बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन से लेकर गांव तक के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। लेकिन ग्रामीण इलाके में कैमरे बहुत कम होने के कारण कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। अनूप और सोनू ने पुलिस को यह भी बताया कि हत्यारों ने गोली मारने के बाद किसी को फोन करके कहा था कि काम हो गया है। इस बयान के बाद पुलिस को शक हुआ कि यह ऑनर किलिंग या सुपारी किलर का मामला हो सकता है। ऐसा तभी होता है जब किसी के मन में गहरी दुश्मनी हो और वह किसी की जान लेने के लिए दूसरों को पैसे देकर यह काम करवाए। इसी एंगल में पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। गांव के हर व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, रिश्तेदारों से बातचीत होती है। सवाल एक ही था कि क्या प्रियांशु का किसी से कोई विवाद था, क्या पैसों का कोई लेनदेन लेकर मनमुटाव था। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है, कोई ठोस सुराग नहीं हाथ लगती है।
जांच के दौरान यह भी सामने आता है कि प्रियांशु की शादी अभी हाल ही में 10 मई 2025 को हुई थी। पुलिस नई दुल्हन गुंजा से भी विस्तार से बात करती है, लेकिन उसके शब्दों में भी किसी के खिलाफ कोई आरोप या संदेह नहीं झलकता। यहीं पुलिस की जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां सब कुछ उलझने लगता है। फिर पुलिस क्राइम सीन की दोबारा जांच करती है। दोबारा जांच में पुलिस को एक अहम बात समझ आती है। जो दो लोग प्रियांशु की जान लेने पहुंचे थे, उन्हें उसकी सही लोकेशन का पता बिल्कुल सटीक था, और यह जानकारी उस समय सिर्फ प्रियांशु के घरवालों के पास थी। उसकी माँ, बड़ा भाई और पत्नी। माँ और भाई के लिए यह कल्पना करना भी असंभव था कि वे अपने घर के छोटे बेटे की मौत की साजिश रच सकते हैं। ऐसे में शक की सुई सीधी उसकी नई नवेली पत्नी गुंजा की ओर घूम जाती है। इसी शक के आधार पर पुलिस तय करती है कि प्रियांशु के कमरे की पूरी तरह तलाशी ली जाएगी। अब तलाशी शुरू होती है। तभी तलाशी में एक मोबाइल फोन मिलता है, जिसे बड़ी सावधानी से छिपाकर रखा गया था। यह फोन न तो प्रियांशु का था, न ही किसी और परिवार के सदस्य का। जांच में सामने आता है कि यह मोबाइल गुंजा का है। यहां सवाल और गहरा हो जाता है। जब गुंजा के पास पहले से ही एक मोबाइल था जो प्रियांशु ने उसे शादी के बाद दिया था, तो फिर यह दूसरा फोन उसने क्यों छुपा रखा था? पुलिस को शक पुख्ता करने के लिए अब गुंजा के दोनों मोबाइल, एक जो वह रोजाना इस्तेमाल करती थी और दूसरा जो छुपा रखा था, दोनों फोन को जब्त करके जांच के लिए भेज दिए जाते हैं। दोनों फोनों के कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं। जांच में पता चलता है कि गुंजा का मुख्य मोबाइल, जो उसे प्रियांशु ने दिया था, उससे वह घटना वाले दिन लगातार प्रियांशु से संपर्क कर रही थी। वह बार बार उससे पूछ रही थी कि वह कहां तक पहुंचा है, स्टेशन पर कब उतरेगा। यह सब नई शादीशुदा पत्नी के लिए सामान्य बातें लगती थीं। लेकिन असली शक तब गहराता है जब पुलिस गुंजा के छुपाए गए फोन की कॉल लिस्ट देखती है। उसमें 2 अनजान नंबर मिलते हैं, और चौंकाने वाली बात यह कि उनमें से एक नंबर पर गुंजा कई वर्षों से बात कर रही थी। जांच में पता चलता है कि यह नंबर किसी और का नहीं, बल्कि गुंजा के सगे फूफा का है। उनका नाम जीवन प्रसाद सिंह था, उम्र करीब 60 साल, और वे झारखंड के पलामू जिले में रहते थे। वे आर्थिक रूप से बेहद संपन्न थे। खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस था, कई निजी बसें चलाते थे, बाइक का शोरूम था और अन्य कारोबार भी फैला हुआ था। साथ ही राजनीति में भी सक्रिय थे और बड़े नेताओं से लेकर पुलिस अधिकारियों तक में उनकी जान पहचान थी। अब सवाल और गहरे हो गए थे। आखिर गुंजा अपने फूफा से इतने सालों से छिपकर क्यों बात कर रही थी? घटना वाले दिन ही उसने अपने फूफा को करीब 50 कॉल क्यों किए? इसी फोन में मौजूद दूसरा नंबर भी पुलिस की नजर में आता है। यह नंबर भी वारदात के दिन गुंजा के संपर्क में था, और खास बात यह कि 24 जून 2025 की रात करीब 8 बजे, जब प्रियांशु की हत्या हुई, उसी वक्त इस नंबर पर गुंजा की कॉल हुई थी। अब पुलिस का शक पूरी तरह गुंजा और उसके फूफा की तरफ था, लेकिन ठोस सबूत के बिना गिरफ्तारी नामुमकिन थी। पुलिस सबूतों की तलाश में जुट जाती है। जब उस दूसरे अनजान नंबर की आईडी चेक की जाती है, तो सामने आता है कि उस सिम की आईडी और गुंजा के मोबाइल की आईडी एक जैसी हैं। दोनों फर्जी पहचान पर खरीदी गई थीं। उसके बाद पुलिस उस नंबर का लोकेशन ट्रेस करती है। लोकेशन ट्रेस करने पर पुलिस 2 लोगों तक पहुंचती है, जयशंकर और मुकेश। शक के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और गुंजा से इनके संबंधों की तहकीकात की जाती है। सख्त पूछताछ में दोनों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। वे बताते हैं कि 24 जून 2025 की रात करीब 8 बजे उन्होंने ही मिलकर प्रियांशु की हत्या की थी, और यह हत्या उन्होंने किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि गुंजा और उसके फूफा जीवन प्रसाद सिंह के कहने पर की है, और इसके बदले में गुंजा के फूफा ने उन्हें मोटी रकम भी थमा दी थी। यहां से पुलिस के लिए तस्वीर साफ हो गई थी कि प्रियांशु की हत्या के पीछे गुंजा और उसके फूफा का ही हाथ है। लेकिन इसके बाद भी कई सवाल हवा में तैर रहे थे। आखिर गुंजा और उसके फूफा के बीच ऐसा क्या रिश्ता था, और गुंजा ने अपने ही फूफा के साथ मिलकर अपने पति को क्यों मरवाया? इन सवालों के जवाब सिर्फ 2 ही लोगों से मिल सकते थे, गुंजा और उसका फूफा।
पुलिस ने देर किए बिना दोनों को झारखंड से उठवा लिया। पूछताछ शुरू हुई और यहीं से इस केस की असली और चौंकाने वाली कहानी सामने आने लगी। असल में गुंजा का परिवार एक ऐसे गांव में रहता था जहां आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं था। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बेहद कमजोर थी। जब गुंजा सिर्फ 10 साल की थी तब उसके माँ बाप ने तय किया कि बेहतर शिक्षा के लिए उसे उसकी सगी बुआ और फूफा के पास भेज दिया जाए। फूफा जी पैसे वाले और रसूखदार इंसान थे जो गुंजा को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे और उसका ख्याल रख सकते थे। बचपन से लेकर जवानी तक गुंजा ने अपनी जिंदगी का हर दिन उन्हीं के घर में बिताया। 10 साल की उम्र से लेकर 27 साल की उम्र तक फूफा ने न सिर्फ उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया बल्कि उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और घूमने फिरने का मौका भी दिया। लेकिन इसी दौरान रिश्तों की सीमाएं टूट गईं। गुंजा और उसके फूफा के बीच नज़दीकियां बढ़ी जो सिर्फ भावनाओं तक नहीं रहीं बल्कि शारीरिक रिश्तों में बदल गईं। फूफा को भी गुंजा का साथ पसंद था और लगभग 15 साल तक दोनों का यह संबंध चलता रहा। उम्र का फर्क दोनों के बीच कभी दीवार नहीं बना, भले ही फूफा 60 साल के थे और गुंजा उनसे कई गुना छोटी। गुंजा को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन वक्त आगे बढ़ता रहा और जब गुंजा 27 साल की हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए लड़कों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर फूफा का असली इरादा सामने आता है। वो हर लड़के में कोई न कोई कमी निकाल देते जिससे गुंजा की शादी टलती जाती। सच यह था कि फूफा कभी भी उसे अपने घर से दूर जाने नहीं देना चाहता था। सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन 2025 में एक ऐसा दिन आया जिसने इस रिश्ते की पोल खोल दी। एक दिन जब गुंजा और उसका फूफा अपने उसी अवैध रिश्ते में थे तो गुंजा की बुआ ने उन्हें खिड़की से देख लिया। इसके बाद मामला छुपा नहीं रह सका। बुआ ने तुरंत अपने भाई यानी गुंजा के पिता को सारी सच्चाई बता दी। उसी वक्त गुंजा को उसके मायके भेज दिया गया। गुंजा के पिता अब एक ही सोच में थे, बेटी की शादी जल्दी से जल्दी कर दी जाए ताकि यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आनन फानन में उन्होंने प्रियांशु नाम के एक युवक से रिश्ता तय कर दिया और 10 मई 2025 को शादी कर दी गई। लेकिन इस शादी में न तो गुंजा की बुआ आई और न ही उसका फूफा। शादी के दिन भी गुंजा ने अपने फूफा को कई बार फोन किया, यहाँ तक कहा कि अगर वो चाहें तो मंडप से भी उसे लेकर भाग सकते हैं। शादी के दिन ही उसने अपने फूफा को 100 से ज्यादा कॉल किए। शादी के बाद शुरुआती 10-15 दिन तक उसने फूफा से बात नहीं की, लेकिन फिर उसने अपने पुराने फोन से कॉल करके कहा कि वो उनके बिना नहीं रह सकती और इस शादी से बाहर निकलना चाहती है। फूफा भी उसे खोना नहीं चाहता था। उसने कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ करता हूं। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। उनके बीच सबसे बड़ी रुकावट था प्रियांशु। अगर वो रास्ते से हट जाता तो दोनों फिर से साथ रह सकते थे। फूफा ने अपनी पहुंच और पैसे का इस्तेमाल किया और 2 सुपारी किलर जयशंकर और मुकेश को हायर कर लिया। दोनों को प्रियांशु की फोटो दी गई, प्लान समझाया गया और सही मौके का इंतजार शुरू हुआ। गुंजा ने खुद अपने फूफा को बताया कि 23 जून 2025 को प्रियांशु वाराणसी जाएगा और 24 जून को लौटेगा। यही उनकी योजना का मौका था। फूफा ने इसके लिए 2 फर्जी सिम लिए, एक गुंजा को दिया और दूसरा किलर्स को, ताकि सब गुपचुप तरीके से संपर्क में रह सकें। 24 जून 2025 की शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच प्रियांशु अपने गांव के 2 लड़कों के साथ बाइक पर लौट रहा था। उसकी लोकेशन की खबर गुंजा ने ही फूफा और किलर्स को दी थी। किलर्स पहले से रास्ते में घात लगाए बैठे थे। जैसे ही प्रियांशु वहां पहुंचा, उन्होंने उसका रास्ता रोका और ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलियां चलने की आवाज जैसे ही थमी, प्रियांशु जमीन पर गिर पड़ा। खून उसके शरीर से बहता चला गया और कुछ ही पलों में उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई। वहीं मौके पर उसकी मौत हो गई। न अस्पताल तक पहुंचाने का समय मिला, न कोई मदद उसे वापस ला पाई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद लोग समझ भी नहीं पाए कि कुछ क्षण पहले जो शख्स जीवित था वह अब सिर्फ एक लाश बन चुका है। हत्या करने के बाद उन हमलावरों ने सबसे पहले जिस व्यक्ति से बात की वह कोई और नहीं बल्कि गुंजा थी।
उन्होंने फोन पर उसे यह खबर दी कि काम पूरा हो चुका है और अब वे वहां से जा रहे हैं। यह कॉल जैसे इस खौफनाक कहानी का आखिरी हिस्सा था, जो अब पुलिस के सामने खुलने वाला था। शुरुआत में पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मामले में प्रियांशु की पत्नी की भूमिका हो सकती है। जांच दूसरे रास्तों पर चल रही थी, लेकिन जब पुलिस ने प्रियांशु के कमरे की तलाशी ली तो वहां से एक ऐसा मोबाइल फोन मिला जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था और जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। यह फोन छिपा कर रखा गया था और इसके इस्तेमाल ने पुलिस को हैरान कर दिया। जैसे ही पुलिस ने इस फोन की कॉल डिटेल जांची, शक की सुई सीधे गुंजा पर जाकर टिक गई। यह साफ हो गया कि इस फोन के जरिए वही बातें हो रही थीं, जिनका सीधा संबंध प्रियांशु की हत्या से था। धीरे धीरे तस्वीर सामने आने लगी। शादी के केवल 45 दिन बाद ही गुंजा ने अपने अवैध संबंधों की वजह से अपने ही पति की जान ले ली। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। इस पूरी सच्चाई में सबसे दर्दनाक बात यह थी कि प्रियांशु का इसमें कोई दोष नहीं था। उसे तो यह तक पता नहीं था कि उसकी पत्नी का अपने ही फूफा के साथ रिश्ता चल रहा है। वह एक निर्दोष इंसान था जिसे धोखे में रखकर शादी के बंधन में बांध दिया गया और फिर एक ऐसी साजिश रच दी गई जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आजकल ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां निजी स्वार्थ और गलत रिश्तों के लिए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस मामले में जितनी गलती गुंजा और उसके फूफा की थी, उतनी ही जिम्मेदारी गुंजा के परिवार वालों की भी बनती है। उन्होंने बिना सच्चाई बताए, बिना सोच समझकर उसकी शादी प्रियांशु से करा दी। उन्हें शायद इस अंजाम का अंदाजा नहीं था, लेकिन उनकी यह अनदेखी भी इस खून के पीछे एक बड़ा कारण बनी। इस हत्याकांड में उनका भी उतना ही हिस्सा है जितना उन लोगों का जिन्होंने यह बेरहमी से हत्या की। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं और जब विश्वास टूटता है तो उसका अंजाम सिर्फ एक घर नहीं, कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए शादी जैसे रिश्ते में सच छुपाना या मजबूरी में किसी को बांधना, दोनों ही जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।